टॉपिक है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है ये क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। कितना, ये देखो ऑप्शन पे, ऑप्शन अभी समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग समझते हो आप, शेयर बॉन्ड को खरीदना बेचना जो होता है ना, ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आजकल तो ऑनलाइन होता है, पहले तो क्या हुआ करता था, जब तक ये ऑनलाइन नहीं होता था, साइट नहीं थी, ये वेबसाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे जहाँ स्टॉक एक्सचेंज होता था वहाँ पे लोग जाते थे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे में, एक दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, तो वहाँ पे लोग जाते थे, इनके रीजनल ऑफिस बने होते थे, वहाँ पे लोग जाते थे, शेयर खरीदते थे किसी भी कंपनी का। शेयर मतलब ये कागज़ है जिस पे लिखा हो शेयर कितने रुपए का है, कितने %, मतलब इस पे लाभ मिलेगा, वो बॉन्ड पे लिखा होता, शेयर पे नहीं। शेयर पे क्या होता है, फिर शेयर पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब लाभ, यानी कि कंपनी का अगर 10% लाभ होगा, हमें भी 10% मिल जाएगा अपने शेयर का। इस तरह से शेयर और बॉन्ड आप जानते होंगे, बहुत बार हमने डिस्कस किया, नहीं पता है तो इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो जानते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। जब आप जैसे मान लो ऑनलाइन आजकल खरीदते हो आप, बहुत सारी एप्लीकेशन है, अप स्टॉक है, जैसे जीरोता है, एंजल वन है, ग्रो ऐप है, बहुत सारी ऐप है ऐसी, वन पैसा, बहुत सारी ऐप आती हैं जिनके जरिए आप ऑनलाइन शेयर बॉन्ड खरीद सकते हो, बेच सकते हो। शेयर को स्टॉक भी बोल सकते हो आप, थोड़ा डिफरेंस होता है, मिनिमम सा डिफरेंस होता है स्टॉक और शेयर में, लेकिन बोल सकते हो आप। जैसे मान लो किसी भी कंपनी का आपने स्टॉक खरीदा, शेयर खरीदा या बेचा आपने, तो जब आप शेयर को बेचते हो, जो भी वैल्यू आपकी शेयर बेचने की, उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स को बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी कि आपकी सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी पे, यानी कि सिक्योरिटी क्या है, शेयर, स्टॉक या शेयर, उसका ट्रांजैक्शन जो हुआ है उस पर जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, उसे बोलेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये ऑप्शन पे 23.52% बढ़ा दिया है, 25% सेल पे, ये फ्यूचर पे बढ़ा दिया है। फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं इनको जानेंगे हम थोड़ा। ये भी इंस्ट्रूमेंट ही है मार्केट में, जैसे शेयर खरीदते हो आप, ऐसे ये ऑप्शन और फ्यूचर भी, ये समझ लो शेयर का ही एक तरह से हिस्सा है। आगे जानेंगे हम, थोड़ा तसल्ली रखो। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो आप जानते हो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जब गवर्नमेंट आपसे ही डायरेक्ट टैक्स ले, आदमी से जिस पे टैक्स लग रहा है, और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि मान लो कंपनी पे टैक्स लगाया, कंपनी ने वो ट्रांसफर कर दिया कंज्यूमर पे, कंज्यूमर से टैक्स लेगी और गवर्नमेंट को पे कर देगी कोई भी कंपनी। जैसे पेन पे टैक्स लगा है, वो पेन का प्राइस बढ़ा देगी, कंज्यूमर से ले लेगी कंपनी, और कंज्यूमर से लेके कंपनी गवर्नमेंट को भरेगी। जैसे जीएसटी लगता है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये परचेज पे भी लगता है और सेल पे भी लगता है। जब हम सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं या खरीदते हैं, दोनों पे ये टैक्स लगता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, याद रखना है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है। लेवी का मतलब इम्पोज, लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और कलेक्ट भी, लेती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये एक एक्ट बना के लाया गया था, एक्ट बनाया था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट, इसके जरिए ये लाया गया है ये टैक्स। और ये सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन होता है उन पे लगता है टैक्स, जो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। टैक्सेबल सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे इक्विटीज़ यानी कि शेयर, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं, देखो डेरिवेटिव वो होते हैं जो किसी और वैल्यू से अपनी जो प्राइस है ड्राइव करते हैं, वैल्यू ड्राइव करते हैं। जैसे मान लो किसी और एसेट से, किसी और संपत्ति से अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। ड्राइव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। जैसे मान लो मैंने मान लो आपसे 10,000 रुपये लोन लिया, 10,000 रुपये लोन लिया, लेकिन अब मैं आपको 10,000 रुपये 2 साल बाद दूंगा, मैंने ये वादा किया। लेकिन जो ये है, जिसने मान लो ए बंदे ने मुझे 10,000 रुपये दिए, अब ये कह रहा है कि यार मैं कितना ब्याज लूँ आपसे, ज़्यादा भी ना हो कम ना हो, मैं आपके साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। मान लो उसके मन में आ जाए कि मैं इतना लेना चाहता हूँ, ना आपका नुकसान हो ना फ़ायदा, या फिर ना मेरा नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, ऐसा सोच रहा है कुछ। तो ये क्या करेगा, ये कह देगा चलो आप मुझे ब्याज मत देना, जो आपने 10,000 रुपये लिए ना, इनसे सोना अभी कितना खरीदा जा सकता है। मान लो 10,000 रुपये में मान लो
2.2 तोले आ जाए, मान लो 1 तोले आ जाए, समझ लो 10 ग्राम आ जाए, या मान लो 2 ग्राम सोना आ जाए, 2 ग्राम मान लो 10,000 रुपये में आज 2 ग्राम सोना आ जाता है। सोना, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड सोना आ जाता है। तो इस बंदे ने, ए ने कहा मुझसे कि भाई साहब जब 2 साल बाद आप दोगे ना तो मुझे 10,000 रुपये मत देना, मुझे इतने रुपए देना जितने 2 ग्राम सोने की उस टाइम पे कीमत होगी। यानी कि अगर 2 ग्राम सोने की कीमत 2 साल बाद मैं चुकाऊंगा लोन को, तो 2 साल बाद अगर गोल्ड की कीमत, 2 ग्राम गोल्ड की कीमत अगर मान लो उस टाइम पे 15,000 होगी, तो आप मुझे 15,000 रुपये दोगे वापस। तो मैंने हाँ कर दिया, ठीक है। अगर मान लो गोल्ड की कीमत 10,000 हुई तो 10,000 ही वापस करूंगा, अगर गोल्ड की कीमत मान लो घट गई 8,000 हुई तो 8,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या हुआ, हमने किसी अंडरलाइंग असेट से, संपत्ति से इसको टाई कर दिया, यानी कि गोल्ड से हमने इसे टाई कर दिया कि गोल्ड की कीमत पे निर्भर है भाई साहब जो लोन लिया है, कि जितनी गोल्ड की कीमत रहेगी उतना दे देंगे। तो ये क्या हुआ, तो ये जो 10,000 रुपये जो हमने लिए थे ये हो गए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे, क्योंकि ये अपनी वैल्यू किसी और अंडरलाइंग असेट से ड्राइव कर रहे हैं, गोल्ड से ड्राइव कर रहे हैं कि गोल्ड की जितनी कीमत उस टाइम पे होगी उतना मैं दे दूंगा आपको। तो ये होते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कोई भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या इन्वेस्टमेंट है कोई भी, उस पर जो ये टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और इसमें देखो करेंसी या कॉमोडिटी नहीं आती, ये बात आपको याद रखनी है। कॉमोडिटीज या करेंसी पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है। जो रेट है टैक्सेशन की वो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज के लिए डिफरेंट है। मतलब जैसे इक्विटी के लिए अलग है, डेरिवेटिव के लिए अलग है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए अलग है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, अगर मान लो आप ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है ये भी बात आपको याद रखना है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन या कॉमोडिटी या करेंसी ट्रांजैक्शन करते हो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, उस पर नहीं लगता है। तो ये 3 बात आपको याद रखनी है, ना तो कॉमोडिटी पे लगता है, ना करेंसी ट्रांजैक्शन पे लगता है, ना ही ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन पे लगता है। जो लायबिलिटी अप्लाई होती है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की, वो देखो ब्रोकर की होती है। ब्रोकर मतलब दलाल, जो बीच में बिचौलिए। जैसे मान लो अपस्टॉक की जो ऐप है, अपस्टॉक्स की जो ऐप है, या जीरोधा की ऐप है, या फिर आपकी वन पैसा, या मान लो ग्रो ऐप है, एंजल वन है, ये जो क्या है ब्रोकर है, बिचौलिए हैं बीच में। जो शेयर बॉन्ड जिन पे जाके हम खरीदते हैं, जिन पे हम ट्रेडिंग करते हैं, जिन एप्लीकेशन पे या साइट पे, इंटरनेट पे, वो हो गए बिचौलिया ब्रोकर। तो ये ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है कि जब भी वो क्लाइंट ट्रांजैक्शन करेगा स्टॉक मार्केट में, तो फिर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वहीं से कलेक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को देगा। मतलब ब्रोकर है जो, जैसे मान लो मैंने अप स्टॉक्स पे ट्रेडिंग की और मैंने कुछ शेयर बेच दिए, अब जितने शेयर बेचे उस वैल्यू पे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो मुझसे अप स्टॉक ही ले लेगा, अप स्टॉक लेके गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये ब्रोकर की लायबिलिटी होती है इसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अप्लाई करने की। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो भी ये चार्जेस या रेट लगते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे, ये कॉन्टेक्ट नोट्स में लिखे होते हैं जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को। जितनी भी ट्रेडिंग आप करते हो वो क्लाइंट को देता है, भाई साहब ये डॉक्यूमेंट, इस सब पे लिखा है कि कितना ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा। तो ये था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब जान लेते हैं फ्यूचर और ऑप्शन। ये क्या है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग? देखो फ्यूचर और ऑप्शन ये समझ लो एक तरह से शेयर ही हैं, शेयर ही हैं। जैसे कंपनी के शेयर होते हैं, शेयर ही हैं ये भी मेजर टाइप के। सिक्योर स्टॉक डेरिवेटिव बोल सकते हो। ये शेयर मार्केट में स्टॉक डेरिवेटिव ट्रेडिंग के टाइप हैं, मेजर टाइप, फ्यूचर और ऑप्शन। दोनों में फ़र्क क्या वो भी जानेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ट्रेडिंग करने का, और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। यानी कि देखो जैसे मान लो मुझे ट्रांजैक्शन करना है, मान लो ट्रांजैक्शन नहीं, जैसे मान लो मुझे शेयर खरीदने और मैं कहूँगा कि भाई साहब मैंने स्टॉक खरीद लिया या शेयर खरीद लिया, लेकिन मैं इसे बेचना चाहूँगा फ्यूचर में, या मैंने अभी खरीदा नहीं, मैं फ्यूचर में खरीदना चाहूँगा। मैंने जैसे मान लो अपस्टॉक पे मेरा अकाउंट है, अपस्टॉक एक एप्लीकेशन है जिस पे शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो मैंने इस पे अपना मान लो फॉर्म भर दिया कि मैं आज, जैसे मान लो 27 मार्च है, मैं मान लो 1 अप्रैल को
किसी कंपनी के, मान लो कोई एनटीपीसी कंपनी है जो बिजली बनाती है, इस कंपनी के मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, यानी कि फ्यूचर खरीदना चाहता हूँ, फ्यूचर या ऑप्शन, शेयर का नाम होगा फ्यूचर या ऑप्शन के, मान लो अभी शेयर ही मान लो, आप शेयर खरीदना चाहता हूँ कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन शेयर का प्राइस अभी मान लो एनटीपीसी का प्राइस चल रहा है, मान लो 3,000 एक शेयर का प्राइस चल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ भर दिया फॉर्म में कि जब शेयर का प्राइस 2,500 रुपये हो जाएगा 1 अप्रैल को तो मैं खरीदूंगा। लेकिन मेरी देखो लाइबिलिटी नहीं है खरीदूंगा खरीदूंगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ कह दिया कि अगर 2,500 रुपये होगा शेयर का दाम तभी खरीदूंगा, तो ये फ्यूचर डेट में कर दिया मैंने, प्री डिटरमाइंड कर दिया। तो यही होता है फ्यूचर और ऑप्शन में थोड़ा फर्क समझेंगे अभी। पहले ये जान लो कि लेटर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस में हम किसी स्टॉक एसेट को खरीदते हैं, दो पार्टी में कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं ये फ्यूचर ऑप्शन। ये इंडिविजुअल को क्या करते हैं, फ्यूचर रिस्क से बचाते हैं, फ्यूचर में रिस्क ना हो। मान लो फ्यूचर में हमने ये भर दिया कि जितना भी प्राइस रहेगा उतना हम खरीद लेंगे, लेकिन अगर देखा एनटीपीसी के जो शेयर का प्राइस बढ़ गया 3,000 से और 3,500 हो गए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इस तरह से प्री डिटरमाइंड प्राइस कर दिया जाता है कि फ्यूचर में रिस्क ना हो खरीदने वाले को, इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है। तो फ्यूचर ऑप्शन सेम मार्केट में कॉन्टैक्ट होते हैं, इस तरह से कॉन्टैक्ट यानी कि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कर लिया, और ये अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव करते हैं, ये भी अंडरलाइंग असेट से करते हैं ड्राइव, अंडरलाइंग असेट से। कैसे, क्योंकि देखो हमने तो जो अंडरलाइंग असेट्स क्या है फ्यूचर की, मान लो अभी जो समझाया था मैंने आपको, हमने फ्यूचर में 1 अप्रैल को बोला था ना 1 अप्रैल को खरीदेंगे, लेकिन प्राइस, जो प्राइस कहाँ से लिया हमने, शेयर से ही तो लिया, तो यहाँ पे शेयर क्या बन गया, ये अंडरलाइंग असेट बन गई। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल समझा, गोल्ड वहाँ पे अंडरलाइंग असेट बनी थी, जब मैंने लोन लिया था ए आदमी से तो वहाँ पे गोल्ड थी ना अंडरलाइन असेट, यहाँ पे क्या हो गया शेयर। हमने कहा कि शेयर का प्राइस अगर 3,000 से कम 2,500 हो गया तभी खरीदेंगे, यानी कि हमारी वैल्यू किस पे ड्राइव हो रही है, शेयर पे। तो यहाँ पे देखो शेयर खुद में खुद शेयर क्या कर रहा है, अंडरलाइंग असेट्स की तरह काम कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक डेरिवेटिव है। फ्यूचर और ऑप्शन भी कॉन्टैक्ट होते हैं दो पार्टी के बीच में, खरीदने वाली और बेचने वाली, मतलब खरीदने वाली या बेचने वाली के बीच में। जैसे किसी कंपनी का मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो कंपनी और मेरे बीच में हो गया ना ये, या जो कंपनी और मेरे बीच में मत बोलो, या आप बोलो जो ब्रोकर है, ब्रोकर और मेरे बीच में हो गया। ब्रोकर कौन है यहाँ पे, जैसे अपस्टॉक है, अपस्टॉक से और मेरे बीच में ये कॉन्टैक्ट हो गया फ्यूचर के लिए कि इतना आएगा शेयर का प्राइस तो मैं खरीद लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदूंगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही मेरा जो कॉन्टैक्ट साइन हुआ है। जब मैं और आगे डेट बढ़ दूंगा या डेट हटा दूंगा, कह दूंगा फ्यूचर में जब भी इतना प्राइस हो जाए 2,500 तो मेरे ऑटोमेटिक शेयर खरीद जाएं। तो ये एक तरह से प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो ये फ्यूचर ऑप्शन हो या ये अंडरलाइंग असेट्स है जो उस पर बेस होता है, जैसे शेयर पे, स्टॉक मार्केट पे, इंडिसेस पे, कमोडिटीज़ पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे, और भी कई सारी हो सकती हैं अंडरलाइंग असेट्स, इस पे आधारित होता है ये। तो अब थोड़ा अंतर जान लेते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में। देखो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ट्रेडिंग की जाती है इनके जरिए, लेकिन इनमें ना जो ऑब्लिगेशन होती है इंडिविजुअल पे वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, समझ लो जिम्मेदारी डिफरेंट होती है। जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर इन्वेस्टर के लिए लायबिलिटी का काम करता है, यानी कि उसकी खुद की लायबिलिटी है, खुद की देयता है, जिम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेगा प्री सेट डेट पे। यानी कि जैसे मान लो आज मुझे फिक्स डेट देनी पड़ेगी कि 27 मार्च को मैं खरीद रहा हूँ, 1 अप्रैल में मुझे फिक्स डेट देनी पड़ेगी कि इतने पे मैं खरीदूंगा। तो ये इन्वेस्टर की लायबिलिटी है कि मुझे खरीदना होगा। लेकिन ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडिविजुअल को राइट देता है, यानी कि फ्यूचर तो क्या है, हमने डेट देनी पड़ेगी कि एक डेट दे दी और प्री डिटरमाइंड प्राइस दे दिया तो उस पर हमें खरीदना ही पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता। फ्यूचर का मतलब क्या है कि हमें खरीदना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता मैं, ये मेरी लायबिलिटी होगी इन्वेस्टर की। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, मतलब है ये शेयर के टाइप, याद रखना शेयर की दोनों। तो ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये कि देखो हमने प्री डिटरमाइंड कर दिया कि 1 तारीख को खरीदूंगा या 10 को खरीदूंगा, इतने प्राइस पे खरीदूंगा, लेकिन मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरा मन हुआ तो खरीदूंगा, फिर भी नहीं हुआ तो नहीं खरीदूंगा। समझ गए। तो ये दो तरह के होते हैं ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, समझ गए। एक में बाई का और एक में सेल करने का अधिकार होता है, लेकिन लायबिलिटी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं खरीदूंगा, लेकिन अधिकार है कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, मैंने कहा है, पहले कॉन्टैक्ट कर रखा है, मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी कोई ये नहीं है कि मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। समझ गए, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल। तो ये है फ्यूचर और ऑप्शन में फ़र्क। डेरिवेटिव क्या होता है हमने ऊपर समझ लिया, यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स
जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में होते हैं। अंडरलाइंग असेट्स पे इनकी वैल्यू डिफाइंड होती है। अंडरलाइंग असेट्स कोई भी हो सकती है, कुछ भी, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, या डायमंड हो गया, या आपके कोई शेयर एसेट हो गई कोई भी, उस पर हो सकती है। अच्छा, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव है जो, उसको ट्रेड किया जा सकता है एक्सचेंज में या ओवर द काउंटर। जो प्राइसेज है डेरिवेटिव का वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, किसके आधार पे? अंडरलाइंग असेट्स के आधार पे। यानी कि जो अंडरलाइंग असेट्स है, जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ते उस जिससे मैंने लोन लिया था ये आदमी से, अगर गोल्ड का प्राइस घटा तो मुझे कम देने पड़ते। तो अंडरलाइंग असेट्स पे इसका प्राइस फ्लैक्चुएशन करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है डेरिवेटिव का। कॉमन डेरिवेटिव में हो सकता है आपका फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ये डेरिवेटिव के एग्जांपल हैं। दो हमने समझ लिए, फ्यूचर, ऑप्शन। ये भी कुछ इस तरह के, कभी और समझेंगे। वैसे हमने इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर बनाए हुए समझे हमने, तो आप वहाँ देख सकते हो। यही था इसके बारे में।